हम रोज गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, या मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं ना जी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है? हाँ, सिर्फ 5%। मतलब बाकी का 95% आखिर है कहाँ? आज के इस चर्चा में हम जिस गहरे विश्लेषण को करने वाले हैं वो इंटरनेट के उसी रहस्यमयी हिस्से के बारे में है। बिल्कुल। हमारे स्रोत हमें इंटरनेट के उस छिपे हुए हिस्से में ले जाते हैं जिसे डार्क वेब कहा जाता है। मैं सोच रही थी इसे ऐसे समझे कि जिसे हम इंटरनेट मानते हैं ना, वो तो बस एक बहुत बड़े शहर के खुले पार्क है। सही कहा। चौड़ी सड़कें हैं, चमकते हुए शॉपिंग मॉल है जहाँ कोई भी आसानी से घूम सकता है। लेकिन उस शहर के नीचे एक और दुनिया है। मतलब कुछ सुरक्षित तहखाने और कुछ ऐसी अंधेरी गलियां जो आम नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। ये शहर वाली तुलना ना इंटरनेट की इस पूरी बुनियादी संरचना को समझने के लिए एकदम सटीक है। डार्क वेब के खतरों को समझने से पहले हमें उस नक्शे को समझना होगा जो 3 अलग-अलग स्तरों में बटा हुआ है। अच्छा, 3 स्तर। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पहले स्तर पर ही बिता देते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। यानी वो 5 से 10% वाला हिस्सा। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जिसे गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन बहुत आसानी से इंडेक्स कर लेते हैं। अब इंडेक्स करने का मतलब है कि इन सर्च इंजनों के पास ऑटोमेटेड प्रोग्राम होते हैं जिन्हें वो स्पाइडर्स या क्रॉलर्स कहते हैं। हाँ, स्पाइडर्स, जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर छलांग लगाते रहते हैं। वो देखते हैं कि पेज पर क्या जानकारी है और उसे अपनी एक विशाल डिजिटल किताब के इंडेक्स में दर्ज कर लेते हैं। अच्छा, तो इसीलिए जब कोई कुछ सर्च करता है तो जवाब तुरंत मिल जाता है। एकदम सही। कानूनी या खतरनाक जगह है? देखिए, ये ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, डीप वेब इंटरनेट का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित है। इसमें बस वो जानकारी होती है जो सर्च इंजनों के क्रॉलर्स से जानबूझकर छिपा कर रखा जाता है। मतलब कोई प्राइवेट चीजें? हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी चाहेगा कि उसका बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट या मान लीजिए कंपनी का कोई प्राइवेट डेटाबेस गूगल पर सर्च करने से सबको दिखने लगे। हाँ, वो तो है। तो इन पेजों पर एक कोड लगा होता है जो सर्च इंजनों को आदेश देता है कि भाई इस पेज को इंडेक्स मत करो। इसे एक्सेस करने के लिए सही लिंक और लॉगिन आईडी या पासवर्ड की जरूरत होती है। तो इसका मतलब डीप वेब इंटरनेट की एक विशाल सुरक्षित तिजोरी की तरह है। बिल्कुल, एक तिजोरी। दुनिया भर के लोगों का निजी डेटा उसी में बंद है और पासवर्ड उस तिजोरी की चाबियां हैं। लेकिन अगर ये इतना सुरक्षित और सामान्य है तो फिर डार्क वेब की जरूरत क्यों पड़ी? और मतलब वो इससे अलग कैसे है? डार्क वेब ना इस डीप वेब के भी नीचे मौजूद एक बहुत छोटा लेकिन जानबूझकर छिपाया गया तीसरा स्तर है। इसे आप क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर से नहीं खोल सकते। तो फिर इसे खोलते कैसे हैं? इसे एक्सेस करने के लिए टॉर यानी TOR जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। टॉर का पूरा नाम द अनियन राउटर है। अनियन राउटर मतलब प्याज की परतों की तरह कुछ? हाँ, ठीक वैसे ही। जब टॉर ब्राउजर के जरिए इंटरनेट से जुड़ा जाता है ना, तो कनेक्शन सीधे वेबसाइट तक नहीं जाता। अच्छा। बल्कि वो दुनिया भर में फैले कई हजारों वॉलंटियर कंप्यूटर्स के जरिए बाउंस होकर जाता है। हर छलांग पर एन्क्रिप्शन यानी सुरक्षा कोड की एक नई परत चढ़ जाती है। अरे वाह! तो जब तक कनेक्शन अपनी मंजिल तक पहुंचता है तब तक ये पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है कि ये रिक्वेस्ट मूल रूप से आई कहां से थी। पहचान पूरी तरह से गुप्त हो जाती है। लेकिन देखिए, अगर किसी को इतनी गुमनामी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुख्य धारा के इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। तो फिर डीप वेब की उन सुरक्षित तिजोरियों से डार्क वेब के इस छिपे हुए नेटवर्क तक हमारा डेटा आखिर पहुंचता कैसे है? इन दोनों के बीच का जो पुल है ना, वो है डेटा ब्रीच या हैकिंग। जब कंपनियों के सर्वर हैक होते हैं, यानी जब डीप वेब की उन तिजोरियों में सेंध लगती है, तो वहां से चुराया हुआ डेटा सीधे डार्क वेब के बाजारों में पहुंच जाता है। और मैं बता दूं कि ये कोई एक इंसान का काम नहीं है। तो फिर किसका काम है? ये एक पूरी सप्लाई चेन है, एक पूरा सिस्टम है जिसे साइबर क्राइम एज अ सर्विस कहा जाता है। साइबर क्राइम एज अ सर्विस? ये तो मतलब किसी कॉर्पोरेट कंपनी के सॉफ्टवेयर मॉडल जैसा सुनाई दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन क्या हैकर्स खुद उस चुराए हुए डेटा का इस्तेमाल नहीं करते? मेरा मतलब है, अगर किसी हैकर को लाखों क्रेडिट कार्ड मिल गए तो वो खुद ही उनसे पैसे क्यों नहीं निकाल लेता?
यहीं पर इस पूरे तंत्र की जटिलता सामने आती है। देखिए, हैकिंग करना एक अलग कौशल है और उस डेटा से पैसे निकालना या फ्रॉड करना पूरी तरह से अलग चीज है। अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग लोग करते हैं। हाँ, जो हैकर किसी बड़ी कंपनी के सर्वर की कमजोरियां ढूंढकर उसका डेटाबेस चुराता है, वो उस डेटा का इस्तेमाल करके पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहता। सही बात है। उसका काम सिर्फ डेटा चुराना है। फिर वो उस डेटाबेस को डार्क वेब पर मौजूद मार्केटप्लेस पर अपलोड कर देता है। ये मार्केटप्लेस बिल्कुल आम ई-कॉमर्स साइट्स की तरह काम करते हैं। जैसे Amazon या Flipkart? हाँ, बस फर्क इतना है कि ये बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B मॉडल पर चलता है, जहां एक अपराधी दूसरे अपराधी को सेवाएं या डेटा बेच रहा है। तो मतलब कोई हैकिंग नहीं जानता, फिर भी वो डार्क वेब से लोगों का डेटा खरीदकर आसानी से स्कैम कर सकता है। बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन काले बाजारों में बाकायदा कस्टमर सपोर्ट होता है। कस्टमर सपोर्ट अपराधियों के लिए? हाँ, मनी बैक गारंटी होती है और सेलर्स की रेटिंग्स होती हैं। अगर कोई हैकर काम न करने वाले पासवर्ड या ब्लॉक हो चुके क्रेडिट कार्ड बेचता है ना, तो दूसरे अपराधी उसे 1 स्टार रेटिंग देकर उसका बिजनेस खराब कर सकते हैं। अरे बाप रे! ये पूरा तंत्र भरोसे और प्रतिष्ठा पर चलता है, अपराधियों के बीच का भरोसा। ये कॉर्पोरेट जैसी संरचना सुनकर मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस बाजार में एक आम इंसान की पहचान की असल कीमत आखिर है क्या? मतलब अगर कोई इंसान सोचता है कि उसका डेटा बहुत कीमती है, तो डार्क वेब पर उसकी क्या हैसियत है? हमारे स्रोतों में एक पूरी प्राइस लिस्ट दी गई है और वो काफी चौंकाने वाली है। डार्क वेब पर एक साधारण ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बो महज 10 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में बिक जाता है। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। मतलब एक व्यक्ति के पूरे डिजिटल अस्तित्व का दरवाजा सिर्फ एक कप चाय की कीमत में खुल रहा है। दुख की बात है, पर हाँ। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर किसी के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी चाहिए, जिसमें कार्ड नंबर और CVV भी हो। हाँ, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV सब कुछ, वो 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में बिकती है। इतना सस्ता? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्ड की लिमिट कितनी है। इसके अलावा आधार डेटा या KYC डॉक्यूमेंट्स भी बेचे जाते हैं, जिससे फिर वो पहचान की चोरी, आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं। बिल्कुल। मोबाइल नंबर और OTP एक्सेस भी खरीदा जा सकता है, जो बैंकिंग स्कैम में काम आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये डेटा इतना सस्ता है, तो हैकर्स को इससे आखिर मुनाफा कैसे होता है? मतलब 10-10 रुपए में तो कोई बहुत अमीर नहीं बन सकता ना। मुनाफा स्केल में है, यानी मात्रा में। हैकर्स एक-एक करके डेटा नहीं बेचते, वो बल्क या थोक में डेटा बेचते हैं। अच्छा, थोक के भाव? हाँ, जब लाखों यूजर्स का डेटाबेस एक साथ बेचा जाता है, तो प्रति यूजर कीमत गिर जाती है, लेकिन कुल रकम लाखों या करोड़ों में पहुंच जाती है। समझ गई। लेकिन भारत का इसमें क्या स्थान है? हम अक्सर सिलिकॉन वैली या अमेरिकी कंपनियों की हैकिंग की खबरें सुनते हैं। क्या भारत का डेटा भी इस बाजार में उसी तरह बिक रहा है? देखिए, भारत का संदर्भ समझना यहाँ बहुत ही जरूरी है। स्रोतों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर डेटा लीक हुए हैं। हाँ, मैंने भी कुछ खबरें पढ़ी थी। एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण कुछ समय पहले का है, जब भारत के एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्वर हैक हो गया था। अरे हाँ, वो एम्स वाला मामला। हाँ, उस अस्पताल में बड़े नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक के संवेदनशील मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। इसी तरह भारत की एक बहुत बड़ी फूड डिलीवरी ऐप भी हैक हुई थी, जिससे करोड़ों लोगों का डेटा लीक हुआ था ना? बिल्कुल। करोड़ों यूजर्स के घर के पते, फोन नंबर और ईमेल डार्क वेब पर आ गए। एजुकेशनल पोर्टल्स और जॉब साइट्स, जहां युवा अपने रेज्यूमे में अपने घर का पता, परिवार की जानकारी और पूरी पढ़ाई का इतिहास लिखते हैं, वो भी कई बार हैक हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जब किसी रेस्टोरेंट या जॉब साइट का डेटा लीक होता है, तो यूजर्स को तुरंत बताया भी नहीं जाता। यही तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कई बार कंपनियां अपनी बदनामी के डर से या शेयर बाजार में अपने शेयर की कीमत गिरने के डर से वो डेटा लीक होने की बात को छिपा लेती हैं। हाँ, छिपाने की कोशिश करती हैं। वो कई महीनों तक जांच के नाम पर यूजर्स को अंधेरे में रखती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि यूजर्स अपना पासवर्ड नहीं बदलते। बिल्कुल, और अपराधियों को उस डेटा का इस्तेमाल करने के लिए महीनों का समय मिल जाता है। जब डेटा इतना सस्ता है और कंपनियां भी समय पर अलर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये एक अजीब सी स्थिति पैदा करता है।
कई लोग तो ये मानकर बैठ जाते हैं कि यार हम तो बहुत मामूली इंसान हैं, हमारा बैंक बैलेंस कोई करोड़ों में तो है नहीं, तो हमें कौन हैक करेगा। हमारे स्रोत ना इस बात पर खास जोर देते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। इस विषय से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथक हैं। जैसे कि पहला मिथ तो यही है कि डार्क वेब सिर्फ हैकर्स और अपराधियों के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि इसका निर्माण ही प्राइवेसी के लिए हुआ था। अच्छा, मतलब अच्छे कामों के लिए भी। हाँ, कई खोजी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विसल ब्लोअर्स अपनी जान बचाने और सेंसरशिप से बचने के लिए टोर और डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन देशों में जहां सरकारें इंटरनेट पर कड़ी नजर रखती हैं। सही बात है, हर तकनीक के दो पहलू होते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि वो इंटरनेट पर ज्यादा कुछ नहीं करते इसलिए सुरक्षित हैं, उनका क्या? यही दूसरा बड़ा मिथक है। लोग कहते हैं कि एक सामान्य यूजर का डेटा सुरक्षित है क्योंकि वो कभी डार्क वेब पर नहीं गया। अरे पर डेटा तो फिर भी चला जाता है ना। बिल्कुल, किसी व्यक्ति का डेटा डार्क वेब पर पहुंचने के लिए उसका वहां जाना जरूरी थोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति किसी पिज्जा डिलीवरी ऐप, एक छोटे से गेमिंग फोरम या किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है और वो वेबसाइट हैक हो जाती है, हाँ, तो उस व्यक्ति का डेटा अपने आप डार्क वेब पर पहुंच जाएगा। सुरक्षा सिर्फ आपकी व्यक्तिगत आदतों पर नहीं, बल्कि उन थर्ड पार्टी कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है जिन्हें आपने अपना डेटा दिया है। और तीसरा मिथक जो इस बात से जुड़ा है कि कोई मुझे जानबूझकर निशाना नहीं बनाएगा। स्कैमर्स डार्क वेब पर किसी एक व्यक्ति को उसके नाम से नहीं खोजते, वो क्रेडेंशियल स्टफिंग जैसी ऑटोमेटेड तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, ये क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या है? क्रेडेंशियल स्टफिंग एक ऐसी तकनीक है जहां हैकर्स एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या बॉट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो 10 रुपए वाला। हाँ, वही। तो वो सॉफ्टवेयर उस पूरे बंडल को बैंकिंग साइट्स या सोशल मीडिया साइट्स पर एक साथ डालकर चेक करता है। वो 1 सेकंड में हजारों पासवर्ड्स ट्राई करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाउंट किसका है। ओ, तो वो बस रैंडमली ट्राई कर रहा है। बिल्कुल। अगर 1 लाख में से 100 अकाउंट्स का पासवर्ड भी मैच हो गया तो उनका काम हो गया। इसके अलावा फिशिंग लिंक्स भी थोक में भेजे जाते हैं। लाखों लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जाता है कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, आज रात लाइन कट जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करें। ये वाले मैसेज तो बहुत आते हैं आजकल। वो किसी खास इंसान को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि कौन इस जाल में फंसता है। ये तो मतलब बिल्कुल समुद्र में एक विशाल जाल फेंकने जैसा है। मछुआरों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जाल में कौन सी खास मछली आ रही है, उनका मकसद बस ज्यादा से ज्यादा शिकार करना होता है। एकदम सही एनालॉजी है। और इस डिजिटल समुद्र में आम इंटरनेट यूजर्स उसी जाल में फंसी छोटी मछलियों की तरह हैं। और इस जाल में फंसने का जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा है। अगर कोई डार्क वेब का मतलब भी नहीं जानता, फिर भी वो इसका शिकार हो सकता है। डार्क वेब पर बिक रहे पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी से अपराधी किसी के भी नाम पर फर्जी लोन ले सकते हैं। अरे बाप रे। और इंसान को पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब बैंक से रिकवरी का नोटिस आता है और उसका सिबिल स्कोर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। इसके अलावा जो रोजाना हमें अनगिनत स्पैम कॉल्स और फिशिंग SMS आते हैं ना, ये सब डार्क वेब पर बिक रहे उसी सस्ते डेटाबेस का ही सीधा नतीजा है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ऐसी जंग है जिसमें आम इंसान पहले से हार चुका है। जब इंटरनेट पर इतना बड़ा जाल बिछा है और हर कोई निशाने पर है, तो मतलब खुद को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? स्थिति गंभीर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर कोई कह सके कि अब मैं 100% सुरक्षित हूं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो शुरुआत कहां से करें? हमारे स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुरक्षा के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। सबसे पहला नियम, हर जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कभी ना करें। क्योंकि वो क्रेडेंशियल स्टफिंग। बिल्कुल। क्रेडेंशियल स्टफिंग का जो तरीका हमने भी समझा, वो तभी काम करता है जब लोग अपने बैंक, अपने सोशल मीडिया और पिज्जा ऐप के लिए एक ही पासवर्ड रखते हैं। पिज्जा ऐप हैक होती है और हैकर उसी पासवर्ड से बैंक अकाउंट खोल लेता है। एकदम सही समझे आप। इसके बाद शायद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA की बात आती है, जहां पासवर्ड के साथ OTP भी जरूरी होता है। लेकिन रुकिए, क्या 2FA सच में पूरी तरह सुरक्षित है? आजकल तो खबरें आती हैं कि हैकर्स सिम स्वैपिंग के जरिए OTP भी अपने फोन पर मंगा लेते हैं। हाँ, तो फिर 2FA का क्या फायदा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये सच है कि सिर्फ SMS पर आने वाला OTP अब उतना सुरक्षित नहीं रहा है। हैकर्स टेलीकॉम कंपनियों को चकमा देकर यूजर के नंबर का एक नया सिम अपने नाम से निकलवा लेते हैं, जिसे सिम स्वैपिंग कहते हैं। और फिर सारे OTP उनके फोन पर? हाँ, इसीलिए सुरक्षा विशेषज्ञ अब ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर
या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। अच्छा, तो वो एप्स कैसे अलग हैं? ये ऐप्स ना मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करते, बल्कि सीधे आपके डिवाइस पर एक नया कोड जनरेट करते हैं जो सिम स्वैपिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। यानी सुरक्षा की परतों को लगातार अपडेट करना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। समय समय पर न्यूज़ और ऐसी वेबसाइट्स चेक करते रहना चाहिए जो ये बताती हैं कि क्या आपका ईमेल किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा था। हैव आई बिन पॉन्ड जैसी साइट्स। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी खबर आती है तो तुरंत पासवर्ड बदल देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अनजान और गैर ज़रूरी वेबसाइट्स पर अपनी असली जानकारी देने से बचें। अगर कोई वेबसाइट सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने के लिए आपका फ़ोन नंबर मांग रही है तो वहाँ अपना असली नंबर देना समझदारी नहीं है। सही बात है। तो अगर इन सभी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि हैकर्स को पूरी तरह रोका जा सकता है। इसका मतलब खुद को एक मुश्किल लक्ष्य या मतलब एक हार्ड टारगेट बनाना है। एकदम सही। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर के दरवाजे पर एक की जगह डबल लॉक लगाना। चोर चाहे तो उसे भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो देखेगा कि इस घर में बहुत मेहनत लगेगी तो वो अपना समय बचाने के लिए किसी दूसरे आसान घर की तरफ मुड़ जाएगा। हमें बस उस आसान घर बनने से बचना है। सुरक्षा का यही मूल मंत्र है। थोड़ी सी सतर्कता बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। स्रोतों में एक अंतिम नियम दिया गया है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आपका डेटा भी किसी बाजार में हो सकता है। इस बात को मान लेने से इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सतर्कता अपने आप बढ़ जाती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट होता है कि डिजिटल दुनिया ने जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उसने डेटा को उतना ही असुरक्षित भी कर दिया है। इंटरनेट की इन सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ साथ हमें ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी कि ऑनलाइन मौजूद डेटा पूरी तरह से किसी एक इंसान की जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो छिपे हुए बाजारों में बिकने वाला एक प्रोडक्ट या उत्पाद भी हो सकता है। एक ऐसी युग में जहां डेटा ही सबसे कीमती चीज बन चुका है ना, वहां जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज की ये चर्चा इंटरनेट के उस हिस्से को सामने लाती है जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं होती। लेकिन इसे यहीं समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार के बारे में सोच रही थी जो मूल स्रोत में तो नहीं था, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा से सीधे तौर पर जुड़ता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज बात हो रही है पासवर्ड और ईमेल आईडी के हैक होने की। अगर एक पासवर्ड हैक हो जाए तो उसे बदला जा सकता है, एक नया ईमेल अकाउंट बनाया जा सकता है। लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। आने वाले समय में जब हमारा बायोमेट्रिक डेटा जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, आंखों का स्कैन या चेहरे की पहचान, जब ये सब इन डार्क वेब के बाजारों में 10 रुपए की लिस्ट में बिकने लगेगा, तब क्या होगा? ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? एक ऐसी शारीरिक पहचान जिसे हम चाहकर भी कभी बदल नहीं सकते, अगर वो हमेशा के लिए हैक हो जाए तो फिर एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का क्या होगा? सोचने वाली बात है। विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए बस यही कहूंगी कि डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें सतर्क रहना ही असली सुरक्षा है।